जय हिंद दोस्तों। अब हम जो है ये सरलीकरण में सवाल नंबर 130, आज हम लोग 130 क्वेश्चन से सवाल करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है, एक कक्षा प्रातः 10 बजे से आरंभ होती है और 1:27 तक चलती है और इसमें 4 पीरियड होते हैं और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का मध्यांतर होता है। तब प्रत्येक पीरियड का समय क्या होगा। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए कुल समय कितना हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं अभी 10 बजे से लेकर और 1:27 तक जो है ये 4 घंटे चलते हैं। तो यहाँ से आपका कुल समय कितना हो गया। कुल समय आपका हो जाएगा ये 3 घंटे 27 मिनट। ठीक, 10 बजे से लेकर 1:27 तक कुल समय आपका हो गया है 3 घंटे 27 मिनट। और यहाँ 5-5 मिनट का रेस्ट भी होता है बीच में और यहाँ 4 घंटे लगते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 3 घंटे 27 मिनट का मतलब 6×3 = 18। 180 में इसे मिनट बनाऊंगा तो ये आपका हो गया 180 मिनट और ये 27 मिनट, ये आपका हो जाएगा 207 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 3 घंटे बराबर 180 मिनट और 27 मिनट, ये तो कुल समय हो गया हमारा 207 मिनट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 4 घंटे लगते हैं, 4 पीरियड लगते हैं और हर पीरियड के बीच में 5 मिनट का रेस्ट होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा पहला घंटा लगा, ये हमारा पहला घंटा लगा, फिर यहाँ 5 मिनट का रेस्ट, फिर ये हमारा दूसरा घंटा लगा और फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर यहाँ तीसरा घंटा लगा और फिर आपका ये 5 मिनट का रेस्ट। अब ये चौथा घंटा लग गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में आपका 5×3 = 15 मिनट का रेस्ट हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 पीरियड का शुद्ध समय क्या आएगा। यहाँ देखिएगा 4 पीरियड। अब आप यहाँ देख सकते हैं 4 पीरियड का शुद्ध समय आपका क्या होगा, देख सकते हैं आप। ये 207 मिनट तो कुल समय रहा। अब यहाँ 4 घंटों के बीच में 5-5 मिनट के रेस्ट लिए, तो यहाँ पे 5 मिनट के 4 घंटे के बीच में 3 रेस्ट निकल रहे हैं, यानी 5×3 = 15 मिनट तो हमारा आराम का निकल गया, यानी कि 192 मिनट आपके आ गए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ 192 मिनट कितने हैं, 4 पीरियड का शुद्ध समय है। इसलिए जब आप यहाँ से 1 पीरियड का समय निकालेंगे तो यहाँ आप जो है 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 48 मिनट, यानी कि हमारा 1 पीरियड 48 मिनट का था। सवाल एक बार फिर आप देख सकते हैं, 10 बजे क्लास शुरू होती है, 1:27 तक चलती है। यहाँ आपका 3 घंटे 27 मिनट हो गया, यानी कुल 207 मिनट हो गया। यहाँ 4 घंटे लगते हैं और हर घंटे के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है। तो 4 घंटों के बीच में आप देख सकते हैं 15 मिनट का रेस्ट हो गया। रेस्ट का समय हमने माइनस किया तो 192 आ गया शुद्ध समय। 4 पीरियड का है तो 1 पीरियड का समय निकालने के लिए हम 4 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 48 मिनट। ये आ गया हमारा पहला आंसर, पहला क्वेश्चन।
अब देखिएगा सवाल नंबर 131। आप आर.एस. अग्रवाल किताब से सवाल पढ़ते रहेंगे और वीडियो आप देखते रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से सवाल समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप 2 3 बार देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। हम देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 131। और यहाँ 131 में कहा गया है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। पानी से भरे आधे बर्तन का भार 30 किलोग्राम है। खाली बर्तन का भार क्या होगा? आप देखिएगा कि खाली, ध्यान दीजिएगा, अब खाली बर्तन का भार हमने x किलोग्राम मान लिया, और जो इसमें पानी भर रहा है, पानी का भार हमने मान लिया y किलो। ध्यान दीजिए, कोई बर्तन है, बर्तन का भी अपना वज़न होता है, अपना भार होता है, वो खाली भार कहलाता है। और जब हम उसमें कोई सामान भरेंगे तो उसका भी अपना भार होता है, वो उसका खुद का भार होता है। तो हम यहाँ पानी भर रहे हैं तो यहाँ पानी का अपना भार होगा और खाली बर्तन का अपना भार होगा। सवाल में कहा गया है कि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 किलोग्राम है। ध्यान दीजिए, ये खाली बर्तन है और जब हमने इसमें पानी भर दिया तो ये मिलके हो गया आपका 40 किलो। ये बन गई पहली समीकरण। अब ध्यान दीजिए, अब सवाल में कहा गया है कि पानी से आधे भरे बर्तन का भार। अब सोचिए, बर्तन का भार तो x है, अब हमने पानी आधा भर दिया, यानी पानी y/2 हो गया, तब इसका भार कितना हो गया दोस्तों? तब ये भार हो जाता है 30 किलोग्राम। अब देखिएगा आप लोग, यहाँ मैंने इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब y में से आधा y जाएगा तो आधा y बचेगा, बराबर 40 में 30 गया तो यहाँ आपका 10 रह गया, तो y बराबर 20 आ गया। यानी ये आपका आ जाएगा पानी का भार। हमें निकालना है बर्तन का भार। तो आप देख सकते हैं बर्तन का भार दोस्तों ये x है, ये x भी 20 आ जाएगा। जब ये y का मान आप यहाँ लगा देंगे 20 प्लस ये x बराबर 40, तो x का भी 20 आ जाएगा। तो आप समझ गए, यानी कि बर्तन का भार भी 20 किलोग्राम है और इसमें 20 किलोग्राम ही पानी आता है। इसका अर्थ ये निकलेगा। आप समझ गए हैं। अब आप देखिएगा सवाल नंबर 132 को। सवाल नंबर देखिएगा 132। अब 132 प्रश्न में कहा गया है कि 1440 को हमें 2 भागों में बांटना है। यहाँ देखिएगा 1440 को हमें 2 भागों में बांटना है। ठीक, सवाल नंबर 132। यहाँ देखिएगा आप लोग, 1440 को हमें 2 भागों में बांटना है। एक भाग दूसरे का 7/9। यहाँ देखिएगा आप लोग, अगर मैंने पहला भाग x मान लिया है तो यहाँ से दोस्तों दूसरा भाग क्या होगा? यदि मैं 1440 में पहले भाग को माइनस कर दूंगा तो यहाँ मुझे दूसरा भाग प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। यदि मैंने पहले भाग को x माना है और कुल भाग 1440 है, तो कुल भाग में से यदि मैं पहले भाग को माइनस करूँगा तो यहाँ से दूसरा भाग मिलेगा। अब सवाल में कहा गया कि जो एक भाग है दूसरे का 7/9 है, यानी कि ये जो पहला भाग है वो इस वाले भाग का 7/9 है। ठीक, अब 9 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9x बराबर, ये आपका आ गया 1440, ठीक, गुणे 7 माइनस के 7। ध्यान दीजिएगा 7 का इसमें गुणा हो गया, 9 का तीसरे गुणा हो जाएगा। अब आप देखेंगे माइनस का 9 यहाँ जाएगा
तो प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस यहाँ जुड़ जाएगा। ये आ गया 16x बराबर 1440 गुणे 7। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इसको काट दूंगा। 16 से ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 16 से ये 90 बार कट गया। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 सत्ते 63, यानी कि 630 आ गई। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यही वैल्यू क्या है, यही हमारा छोटा भाग है। हमें यहाँ से निकालना था छोटा भाग, तो ये हमारा 630 जो है छोटा भाग आ गया, क्योंकि दोनों का योग तो 1440 है। अगर मैं दूसरा भाग निकालूंगा तो इससे बड़ा निकल के आएगा, क्योंकि जब मैं 1440 में से माइनस करूँगा तो बड़ा भाग आएगा। तो हमें छोटा भाग ही पूछा था, तो हमारा जो 630 है वो छोटा भाग ही निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को, देखिएगा एक बार फिर देखिए। कुल योग 1440 है। अगर मैं इसमें पहले भाग को माइनस करूँगा तो आएगा दूसरा भाग। अब ये जो पहला भाग है वो दूसरे का 7/9 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी देखिए 133 ये क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 134। ठीक, क्वेश्चन नंबर 134 आज हम इस सरलीकरण एक्सरसाइज को हम लोग आज समाप्त कर देंगे, और उसके बाद जो है ये अगली एक्सरसाइज करेंगे हम लोग औसत, वर्गमूल, घनमूल। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, क्वेश्चन के रूप में बहुत कम आता है, और ये आएगा भी नहीं आपके लिए। आएगा तो सिंपली आप लोग निकाल लेंगे। और वैसे भी हम लोग जो है हर चैप्टर के भाग में वर्गमूल घनमूल निकालते ही हैं, तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अपना औसत का पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ देखिएगा 134 क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 मीटर गहरे कुएं में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ एक कुआं है और इस कुएं की जो गहराई है वो 9 मीटर की है। 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि जो मेंढक है, मेंढक एक बार में एक छलांग में 60 सेंटीमीटर तो ऊपर जाता है और फिर 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है, यानी कि उसके ऊपर कूदने का और फिसलने की लंबाई सेंटीमीटर में है, इसलिए मैंने सेंटीमीटर में कर लिया। ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कुएं से बाहर निकलने में उसे कितनी छलांगें लगानी पड़ेगी। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक छलांग की दूरी हम लोग ऐसे प्रश्नों में माइनस करके लेके चलते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा आप लोग, एक छलांग, अभी एक छलांग की दूरी कितनी है, ये आपकी 60 सेंटीमीटर है, तो हम इस 60 सेंटीमीटर माइनस करके चलेंगे। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं 60 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस करके चलता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच जाएगा आपका 840 सेंटीमीटर यहाँ तक आपका बचेगा। ठीक, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाइए 900 सेंटीमीटर है। हम एक छलांग की दूरी कम करके चलेंगे। ठीक, तो ये एक छलांग की दूरी 60 सेंटीमीटर की है, 60 सेंटीमीटर हम कम करके चलेंगे। ऐसा क्यों करके चलेंगे इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ 840 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब आप देख सकते हैं एक छलांग की प्रभावी दूरी क्या होगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेंढक द्वारा, यहाँ देखिएगा आप लोग, मेंढक द्वारा एक छलांग की
प्रभावी प्रभावी दूरी क्या होगी, तो आप देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर तो कूदता है, मगर 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वो फिसल जाता है। यानी कि प्रभावी, ध्यान दीजिएगा, प्रभावी दूरी क्या हो गई, ये एक छलांग की 30 सेंटीमीटर हो गई। अब हम चूकी जमा देंगे, चूँकि अब आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर दूरी तय करता है बराबर एक छलांग में, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा 1/30 छलांग में। इसलिए ये हमने 840 बचा के रखी है ये दूरी, इसीलिए 840 छलांग कितने में लगाएगा, ये आ गया 840 सेंटीमीटर की दूरी, ये आएगा 28 छलांग में। अब आप देख सकते हैं जब ये अंतिम एक छलांग लगाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक छलांग लगाएगा तो ये 60 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, और 28 छलांग में ये आप देख सकते हैं ये 840 दूरी ये तय कर चुका है 28 छलांग में। तो यहाँ से आपका आ गया 900 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया 29 छलांग। देखिएगा ये जो लास्ट की छलांग लगाएगा, तो लास्ट की छलांग लगा के ये इस किनारे को पकड़ लेगा, ये फिसलेगा नहीं, इसलिए हम ये दूरी जो है ये रोक कर चलते हैं। आप देख सकते हैं जब ये अंतिम छलांग ये यहाँ से लगाएगा तो छलांग इसकी 60 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये इसके किनारे को पकड़ लेगा, और जब किनारे को पकड़ लेगा तो ये मेंढक फिसलेगा नहीं। बात समझ गए आप लोग? यहाँ देखिएगा, ये आप फिर इसको समझिएगा, आप लोग एक बार फिर यहाँ समझ लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो अंतिम छलांग होती है इसको हम रोक के चलेंगे, तो हमने 60 सेंटीमीटर को रोक के चला, तो ये दूरी आ गई 840। हमें पता है कि मेंढक एक छलांग में 60 सेंटीमीटर चलता है, मगर 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है, तो 30 सेंटीमीटर ही चला, और 30 सेंटीमीटर ही चला। अब अंतिम छलांग हम रोक के चलेंगे, तो आप देखिएगा वो एक छलांग में 30 सेंटीमीटर चला, और कुल दूरी है 840। कुल दूरी में एक छलांग की दूरी से भाग देंगे तो ये आ गए 28 छलांग। तो 28 छलांग में वो 840 चलता है, लेकिन जब वो अंतिम छलांग चलेगा तो उस किनारे को पकड़ लेगा और फिसलेगा नहीं। इसका मतलब कि अंतिम छलांग उसके 60 सेंटीमीटर की होगी। 60 और 840 पूरे 900 सेंटीमीटर, यानी कि 9 मीटर हो गया। और यहाँ से आपका ये 29 छलांग हो गया है, समझ गए आप? इसीलिए हम लोग अंतिम छलांग रोक के चलते हैं, क्योंकि जब वो अंतिम बार कूदेगा तो किनारे पकड़ लेगा, वो फिसलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग अंतिम छलांग की दूरी माइनस करके शेष दूरी को हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो हमने पाया कि 840 सेंटीमीटर की दूरी वो 30 सेंटीमीटर के हिसाब से 28 छलांग में तय करता है। सवाल वो जबानी है, ये तो मैंने विस्तार से किया है। अंतिम छलांग उसकी 60 सेंटीमीटर की होगी, तो ये इधर 29 छलांग हो गई, इधर पूरे 900 मीटर हो गए, काम खत्म हो गया। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 है। ठीक, 135 क्वेश्चन, ये भी बेहद आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या नंबर 135। यहाँ हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या नंबर 135, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 135 क्वेश्चन में कहा गया है। देखिए, यहाँ देखिएगा 135 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है, शेष भाग नीला है।
नीले बाग की लंबाई 3.5 है, कुल लंबाई क्या होगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये अंतिम शेष भाग दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यदि मैंने पेंसिल की लंबाई, पेंसिल की यहाँ मैंने कुल लंबाई मान लिया कि x मीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर में है, ये x सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अंतिम शेष, यहाँ अंतिम शेष लंबाई दी है। तो आप देखिएगा मैंने बताया था यदि कोई भाग भिन्न के रूप में होता है तो टोटल वैल्यू 1 हम मानते हैं। तो आप देखिएगा हमें अंतिम शेष लंबाई निकालनी है। तो अगर 1/8 भाग काला है तो यहाँ बोला गया है कि शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। तो यहाँ से शेष कैसे निकलेगा, 1 में से हम काला भाग माइनस कर देंगे, समझ गया आप लोग। शेष के लिए बोला है। तो मैंने बताया कि यदि कोई भाग भिन्न के रूप में हो, टोटल वैल्यू 1 मानते हैं। तो यदि 1/8 भाग काला है तो काले को निकाल दिया, ये शेष बचा। इसी में से 1/2 भाग सफ़ेद है, हमने सफ़ेद को भी निकाल दिया। अब जो भाग बचा हुआ है दोस्तों, वो बचा हुआ है नीला भाग, और वही नीला भाग किसके बराबर है, 3.5 के बराबर, यानी 7 का आधा है। ध्यान दें दोस्तों, सवाल में स्पष्ट कहा गया है कि 1/8 भाग काला है, काले भाग को माइनस किया तो यहाँ से शेष भाग बचा। इसी शेष भाग का 1/2 सफ़ेद है। अब इसको हमने माइनस किया क्योंकि सफ़ेद को भी हमें हटाना है। लास्ट में नीला बचा हुआ है, इसको भी 1 में से माइनस किया तो अंत में नीला बच गया, और यही 7/2 के बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। अब आप देखिएगा 8 का 8 में गया 7/8, और यहाँ 2 कम 2 में से गया 1/2, अब बराबर 7/2 है। ये ऊपर 7 से 7 कट गया, नीचे 2 से 2 कट गया। पेंसिल की कुल लंबाई आपकी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक, हम लोगों ने कर लिया। सवाल को आप भी समझेंगे। यहाँ पे अंतिम भाग नीला दिया हुआ था, वही 3.5। इसका मतलब कि हमें हर कलर को गायब करना है और हमें अंतिम कलर नीले को लेकर आना है। मैंने आपको समझा रखा है, यदि कोई वैल्यू भिन्न में दी होगी तो हमारे पास टोटल उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, टोटल वैल्यू उसकी 1 हम मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंतिम लंबाई दी गई थी, और कुल लंबाई x है। अब उसका 1/8 भाग काला है, बोला गया शेष के लिए, यानी हमें 1/8 भाग को गायब करना है, 1 में से माइनस किया। अब जो शेष बचा हुआ था उसी का 1/2 भाग सफ़ेद है, हमें सफ़ेद भी नहीं लेना है, तो फिर हमने 1 में से गायब किया। अब अंतिम शेष भाग नीला रहा, तो 3.5 है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें 1/8 को भी गायब करना है, यहाँ से भी शेष लेना है, 1/2 को भी गायब करना है, यहाँ से भी शेष लेना है। तो हम 1 में से माइनस करते जाएंगे। अंतिम शेष दिया था यही 3.5 के बराबर लगा दिया, तो यहाँ से कुल लंबाई आ गई। हाँ दोस्तों, सवाल नंबर आप देख सकते हैं 136 से, बहुत इजी क्वेश्चन है 136। और 136 प्रश्न में हमें कहा गया है कि 42.5, ध्यान दीजिएगा मुजबानी क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि 42.5 मीटर लंबी छड़ को समान टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 85 सेंटीमीटर हो तो इन टुकड़ों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हमें यहाँ से टुकड़ों की संख्या निकाली दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कुल लंबाई 42.5 मीटर है और हमें 85 सेंटीमीटर के टुकड़ों की संख्या निकालनी है। तो यदि हमें बड़े टुकड़े में छोटे टुकड़े की संख्या निकालनी हो
तो हम बड़े वाले में छोटे टुकड़े की लंबाई से भाग देते हैं। तो अब देखिएगा हमें 85 सेंटीमीटर के टुकड़े निकालने हैं, तो हम बड़े वाले में 85 से अब भाग दे देंगे दोस्तों, ये मीटर में है तो यहाँ मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा, 100 से गुणा करूँगा और ये खुद हमारा सेंटीमीटर में है। ध्यान दीजिएगा मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगा और ये खुद ही सेंटीमीटर में। एक अंक का मैंने पॉइंट हटाया इसलिए 0 इससे कट गया। अब मैं इसको काट दूंगा दोस्तों, 5 बार कट रहा है ये, 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40, तो 42, 5 के 10 में गुणा करूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी कि छोटे टुकड़ों की संख्या आपकी ये 50 आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 137, और 137 में कहा गया है 2400 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटना है कि ए का 1/4 बी के 1/6 के बराबर है, तब इन दोनों भागों का अंतर क्या होगा। यहाँ देखो सवाल नंबर 137 देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। सवाल नंबर 137 यहाँ देखिएगा, सवाल नंबर 137 और यहाँ 137 प्रश्न में कहा गया है हमसे कि 2400 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/4, ध्यान दीजिए ए का 1/4 बी के 1/6 के बराबर है। सवाल में दिया गया है ए का 1/4 बी के 1/6 के बराबर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं 2 दूनी के 4, 2 3 6, अगर मैं ए अनुपात बी बनाऊंगा, जो बटे में संख्या होती है दोस्तों वो इनका अनुपात भी होता है, तो ये अनुपात भी कितना होगा, a/2 है, b/3 है, तो ये अनुपात आ गया 2:3। अब हमें 2400 रुपये में ध्यान दीजिएगा, अब कुल धन है 2400 रुपये, 2400 रुपये में हमें इन दोनों का अंतर निकालना है दोस्तों। अगर हमें इनका अंतर निकालना है तो ऊपर हम लोग जो है इनका अंतर लेंगे, इनके अनुपातों का अंतर लेंगे और बटे में हम कुल लेंगे, यानी कि टोटल का मतलब हम बटे में अनुपाती योग लेंगे। एक बात समझ जाना आप कि यदि हमें 2 संख्याओं के अंतर का मान निकालना है और हमारे पास इनका अनुपात है, तो हम टोटल में इनके क्या करेंगे, हम लोग इनके अनुपातों का अंतर लेंगे और बटे में हम लोग अनुपाती योग लेते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमें निकालना है और का अंतर ऊपर लेंगे। जैसे हमें अंतर निकालना है तो इनके अनुपातों का अंतर ऊपर लेंगे और बटे में हम अनुपाती योग लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आ जाएगा 2400 गुणे 1/5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, यानी कि इनका अंतर आ जाएगा यहाँ से 480 रुपये। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। ठीक, अब आप देखेंगे अंतिम प्रश्न संख्या नंबर 138। यहाँ देखिएगा सवाल में कहा गया है एक विद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियाँ एक शिविर में भाग लेती हैं और इस शिविर में कुल 300 विद्यार्थी भाग लेते हैं, जिनमें 100 लड़के हैं और 100 लड़के हैं। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब आप देखिएगा सवाल नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ मैंने मान लिया कि अगर विद्यालय में लड़कों की संख्या यदि x होती है, ठीक, और यहाँ विद्यालय में यदि लड़कियों की संख्या y होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल विद्यार्थी कितने होंगे। कुल विद्यार्थी आपके हो गए x + k। ये आप यहाँ से आप बात समझ गए, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या
दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका ही कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है ना। अब प्रश्न में कहा गया है कि कुल लड़कों के यहाँ बोला गया है कि 1/3 लड़के भाग लेते हैं। अब आप सोचिए, लड़कों की संख्या x है, इसी का 1/3 शिविर में भाग लेते हैं और इनकी संख्या 100 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। समझ गए। अब देखिएगा, ये यहाँ पे शिविर में भाग लेने वाले ये लड़के हैं। आप समझ गए। टोटल लड़कों का 1/3 शिविर में भाग लेने वाले लड़के हैं और इन्हीं की संख्या 100 है, तो कुल लड़के आ गए 300। आप उसी प्रकार देखिए, लड़कियों का आधा जो है शिविर में भाग लेती हैं। तो आप सोचिएगा, यह सवाल में कहा गया है कि कुल 300 विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहा गया है कि कुल जो है, कुल शिविर यानी कि कुल संख्या जो है शिविर में भाग लेने वाले 300 हैं। अगर 300 में 100 लड़के हैं तो आप देख सकते हैं कि 200 लड़कियां होंगी। आप समझ गए। अगर कुल शिविर में भाग लेने वाले बच्चे 300 होते हैं, 300 में यदि 100 लड़के होंगे तो 200 लड़कियां होंगी, और यही 200 लड़कियां कुल लड़कियों के आधे के बराबर हैं। सवाल में ऐसा कहा गया है कि लड़कियों का आधा शिविर में भाग लेती हैं, तो लड़कियों का आधा जो शिविर में भाग लेती हैं वो 200 के बराबर है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 400, यानी लड़कियाँ कितनी हो गई दोस्तों, लड़कियाँ हो गई 400। अब जब हम यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x + y है, यानी कि आपका 300 + 400 कुल संख्या आपका आ जाएगा ये 700, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सरल भाषा में आप समझ गए होंगे। लड़कों की संख्या का 1/3 शिविर में भाग लेते हैं, ये 100 के बराबर हैं, तो लड़के आ गए 300। अब लड़कियों का आधा भाग लेती हैं, लड़के y हैं, y/2 भाग लेती हैं, और ये कुल भाग लेने वालों में ये 200 बनेंगी, तो y की वैल्यू 400 आ गई। अब कुल विद्यार्थी लेंगे, लड़का लड़की दोनों को जोड़ देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 700। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो गया। तो ये एक्सरसाइज हमने ख़त्म करी है। अब अगली एक्सरसाइज हम लोग औसत को लेंगे और बहुत जल्दी जो हम खींच देंगे। ठीक 2 महीने 2.5 महीने में लगभग सारा ही कोर्स एक ही से आएगा। हम अंतिम तक आ जाएंगे। लगभग कंपटीशन में जितने चैप्टर आते हैं हम सबको 2.5 महीने 3 महीने में कवर कर लेंगे दोस्तों। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।